Good morning to all, dear student. Today we are going to start chapter 1, French Revolution. First of all, we start this chapter with the causes of French Revolution. क्यों? तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके पीछे कारण क्या था. नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक था वो देखेंगे, कैसे वुमेन पार्टिसिपेट किए, कैसे वर्कर पार्टिसिपेट किए एंड कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया गया. लुइस 16 को ओवरथ्रोन करने के बाद मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को लाया गया. मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के बाद लोगों ने कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को सेटअप किया. कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बाद लोग बॉबन डायनेस्टी के रूलर को लाना चाहते थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट को लाया गया. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 इज पॉलिटिकल काउज से स्टार्ट करेंगे, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग सोशल काउज से स्टार्ट कर सकते हैं. सोशल काउज क्या था? तो जो सबसे मेन चीज़ होता है, जब लोग को किसी तरह से हैरेस किया जाता है, लोग को डिमोरलाइज हम लोग करते हैं, या फिर किसी को हम इन्फीरियर एंड सुपीरियर वाला फीलिंग से अवेयर का इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिसेंट हो जाते हैं एंड डिसअपॉइंट होते हैं. तो सोशल काउजेज में सबसे पहला, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट. सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था. याद रखेंगे, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो. स्टेट में STATE नहीं लिखोगे, ESTAT स्टेट लिखेंगे. 3 स्टेट कौन सा? फर्स्ट वन इज क्लर्जी, जो कि चर्च से बिलोंग करता था. नोबिलिटी, जो कि रिचेस्ट एंड इम्पेरिस्ट एंड कैपिटलिस्ट लोग थे. एंड थर्ड वन इज थर्ड स्टेट, जिसमें टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बिग मर्चेंट, बिग फार्मर, स्मॉल मर्चेंट, ये सारे लोग थे. बट इसमें भी 2 कैटेगरी में ये बटे हुए थे. फर्स्ट में टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बिग मर्चेंट एंड बिग फार्मर. सेकंड जो ग्रुप था इसका, जो इसका कह सकते हैं हम लोअर कास्ट और हायर कास्ट, जैसे भी हम बात करते हैं, या अपर क्लास और लोअर क्लास की बात करते हैं, तो जो इसके बाद वाले में थे, जो इसके नीचे इनके अंडर में आते थे, वो थे स्मॉल फार्मर एंड स्मॉल मर्चेंट, स्मॉल ट्रेडर्स. नेक्स्ट इज सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्लास. सोसाइटी जो था वो क्लास में डिवाइडेड था. क्लास कैसा? तो यहाँ पर हायर क्लास और लोअर क्लास, या अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं, यहाँ पे प्रिविलेज क्लास एंड नॉन प्रिविलेज क्लास. प्रिविलेज मीन्स जिनको जन्म से ही अधिकार मिला हुआ था, एंड नॉन प्रिविलेज जिनको उस अधिकार से बाहर रखा गया था, बाढ़ कर दिया गया था, उनको वो अधिकार नहीं मिला हुआ था. इट मीन्स सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू प्रिविलेज क्लास एंड नॉन प्रिविलेज क्लास. द प्रिविलेज हैविंग बर्थ राइट, इनको बर्थ से ही, जन्म से ही अधिकार मिला हुआ था. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिविलेज क्लास में कौन लोग होंगे? तो क्लर्जी एंड नोबिलिटी होंगे. एंड नॉन प्रिविलेज क्लास में तो थर्ड स्टेट के लोग. नेक्स्ट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या था? तो ऑल द प्राइज पोस्ट और ऑल द हायर पोस्ट वर गिवन टू द imperialist or the capitalist, and the lower post given to the manual worker, peasant, farmer, landless, laborer. Next is feudal system. Feudal system means it is a system where land acquiring system adopted. यहाँ पे लैंड एक्वायरिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था. लैंड एक्वायरिंग कहने का मतलब है बड़े बड़े ज़मींदार के पास, तालुकदार के पास लैंड एरिया होता था, और उस लैंड एरिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. जो फार्मर्स या जो किसान रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, क्यों? इनडेप्ट होने के कारण, कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब जाना. 2 वर्ड होता है, एक होता है डेट और दूसरा होता है इंडेटनेस. DEBT इंडेट, डेट, एंड INDEBT NESS इंडेटनेस. इंडेटनेस मीन्स बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाना, एंड डेट मीन्स कर्ज में डूबा होना. तो कैसे वो कर्ज में डूब जाते थे? सपोज़ कि उन्होंने लोन लिया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर भी किया, कल्टीवेशन हुआ, बट प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ फेमाइन और ड्राउट एंड फ्लड, किसी भी कारण से प्रोडक्शन उनका नहीं हुआ. जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है कि उनका इनकम नहीं होगा. इनकम नहीं होगा तो जो वो लोन लेंगे वो रीपे कैसे होगा? देन दे वेर नॉट कैपेबल टू रीपे देयर प्रीवियस लोन, एंड दे नीड ऑफ टेक अनदर लोन फॉर देयर नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. अपने अगले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए उनको नया लोन चाहिए होता है. तो वो क्या करते जाते हैं? धीरे धीरे अपनी ज़मीन को
ज़मींदार के पास, या साहूकार कह सकते हैं, या फिर ठाकुर, या फिर तालुकदार, ये सारा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। तो ऐसे लोगों के पास ज़मीन अपना गिरवी रख लिया करते थे। ज़मीन गिरवी रखने के कारण क्या होता था, जब वो लोन रीपे नहीं करते थे तो उनके ज़मीन को जब्त कर लिया जाता था, कैप्चर कर लिया जाता था। नेक्स्ट इज मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल। लोगों का जो कंडीशन था वो बैड टू वर्स होता जा रहा था। मिजरेबल मतलब होता है बद से बुरा होता जाना, तो बैड टू वर्स, तो ये भी एक रीज़न है। ऑलमोस्ट अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, सोशल काउज, पॉलिटिकल काउज, इकोनॉमिक काउज, काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये 5 काउज लिख कर इसके अंदर में 3-4 पॉइंट को कंबाइंड वे में आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। बट आपको हम पॉइंट में इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में सिर्फ सोशल काउज लिखने आ जाए 3 मार्क्स में, तो सोशल काउज में आप 3 मार्क्स 3 पॉइंट में लिख सको। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्यूडल सिस्टम। बाकी मेजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल काउजेज। पॉलिटिकल काउजेज में क्या था, डेस्पोटिक रूलर, disorganized administrative system, despotic ruler, the ruler was despotic कहने का मतलब है it is Louis XVI was dictator, also known as a dictator, and he announced the policy of divine faith का policy उसने अनाउंस किया था, and he regard himself as a representative of God, और खुद को उसने भगवान का दर्जा दे रखा था। तो एक रीज़न ये भी था। नंबर 2, डिसऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किसी भी तरह का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर मतलब पॉपुलर वे में नहीं कह सकते हैं। क्यों पॉपुलर वे में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, क्योंकि जितने भी प्राइज पोस्ट थे वो तो नोबिलिटी एंड क्लर्जी को मिले हुए थे, या क्लर्जी और नोबिलिटी को मिले हुए थे, तो उनको कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ बेसिस से हर्ट नहीं किया जाता था। बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको हैरेस किया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता था, एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करने, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। लैक ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम का कमी था। क्यों, तो कह सकते हैं बिकॉज देयर वेयर 400 डिफरेंट लीगल सिस्टम फंक्शनिंग। 400 ऑलरेडी लीगल सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा था, जबकि एक कंट्री के लिए एक ही लीगल सिस्टम होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड होता है या कोई इलीगल वर्क होता है और उसके लिए जो पनिशमेंट है तो वो पनिशमेंट पूरे कंट्री में सेम होगा, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। देयर वेर 400 लीगल सिस्टम फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट रूलर। पॉलिटिकल काउज में रूलर जो था वो इनएफिशिएंट था। कैसे इनएफिशिएंट था, तो इनएफिशिएंट कहने का मतलब होता है लेथार्जिक एंड वीक। कैसे, तो बाई हिज डिसीजन और थाउट, मतलब उसका कोई भी डिसीजन सही नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग फेलियर रूलर कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एक भी पॉलिसी सही नहीं होता था। पॉलिसी तो वो जो भी पॉलिसी, जो भी डिसीजन वो लेता था लोगों के वेलफेयर में होता था या लोगों के वेलफेयर के लिए ही होता था, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता था। एंड ही फेल टू इफेक्ट एनी रिफॉर्म्स, और वो पूरी तरह से फेल हो जाता था किसी भी रिफॉर्म्स को लाने के लिए। तो ये था पॉलिटिकल काउज एंड सोशल काउज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक काउज। इकोनॉमिक काउज में क्या देखेंगे, सबसे पहला फॉल्टी फिनेंशियल पॉलिसी। जो भी फिनेंशियल पॉलिसी था किसका, लुईस XVI का, वो फॉल्टी था। कैसे, तो पहला फिनेंशियल पॉलिसी तो इसका फॉल्टी यहाँ पर था कि जब अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस के लिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब चल रहा था, या अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अमेरिका के जो 13 कॉलोनियल कंट्रीज़ थे, अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसको ये हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। जबकि खुद फ्रांस का उस वक्त ट्रेजरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ट्रेजरी कहने का मतलब है खजाना बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड वे में नहीं था। उसका खुद का खजाना खाली था और वो दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। तो ये पहला फॉल्टी फिनेंशियल पॉलिसी था लुईस XVI का। नेक्स्ट इज इम्प्रैक्टिकल टैक्सेशन सिस्टम। क्या था इम्प्रैक्टिकल टैक्सेशन सिस्टम में,
इम्प्रैक्टिकल टैक्सेशन सिस्टम कहने का मतलब है कि जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो लोगों से टैक्स लिया जाता था, वो इम्प्रैक्टिकल था। कैसे? तो ये हम कह सकते हैं कि पार्शियलिटी होता था, या फिर कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन था। किस बेसिस पे? तो नोबिलिटी एंड क्लर्जी से टैक्स कम लिया जाता एंड जो थर्ड स्टेट थे उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। बट हमारे कंट्री में भी क्या, हमारे कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, जिसका जितना इनकम है उससे टैक्स उसके इनकम के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो अगर ये प्रोसेस होता तो लोग रिसेंटेड नहीं होते, डिसअपॉइंट नहीं होते। बट रूलर का जो टैक्सेशन पॉलिसी था वही गलत था। 40% जो वेल्थ अवेल कर रहे थे या इंजॉय कर रहे थे नोबिलिटी एंड क्लर्जी, वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में टैक्स पे करते थे, और जो 60% अवेल करते थे थर्ड स्टेट, वो उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। या हम कह सकते हैं कि 40% जो वेल्थ अवेल करते थे नोबिलिटी एंड क्लर्जी, वो सिर्फ 10% टैक्स पे करते थे, एंड 60% जो थर्ड स्टेट थे वो ऑलमोस्ट 80 to 90% टैक्स पे किया करते थे। तो इसलिए वहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल था, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोज डिफरेंट टैक्सेस। एक दो टैक्स नहीं थे, कुछ बहुत तरह के टैक्स थे। जैसे डायरेक्ट टैक्स को टेली कहा जाता था, विच इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द किंग। नेक्स्ट इज टीथे, जो कि चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स था। ये आप लोग इस पेज में देख सकते हैं, न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, टीथे एंड टेली। ये दो तरह के ऐसे टैक्स सिस्टम थे जो उस समय फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर थे। इट मीन्स इस पेज में आपको सोशल काउस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इमीडिएट काउस ये सब कुछ मिलेगा, बट पॉइंट वाइज करके नहीं दिया है, इसलिए हम आपको पॉइंट वाइज करके बताते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस का या फिर इकोनॉमिक काउजेस का ही पार्ट था। क्राइसिस क्या था? तो सिंपल था, वर्ल्ड में हर एक कंट्री का पॉपुलेशन राइज हो रहा है, एक्सप्लोज हो रहा है, तो फ्रांस का भी पॉपुलेशन एक्सप्लोज हुआ होगा। देन 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थे वो बढ़कर 28 मिलियन हो गए 1789 में। एंड दिस इंक्रीज ऑल्सो लेड द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द डिमांड ऑफ द पीपल। लोगों का जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो लोग का डिमांड भी बढ़ने लगा, और डिमांड किस चीज़ के लिए? तो अपने नीड्स, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। एंड जब उस नीड्स को अवेल नहीं कर पाए तो क्या कर दिया गया? दाम बढ़ा दिया गया, गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया गया। गुड्स कह सकते हैं ब्रेड का, और जो फूड आइटम्स हैं उनका प्राइस बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों किया जाता है? एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। एक शॉपकीपर है, उसके पास 50 kg राइस है एंड लेने वाले लोग हैं 10, तो 5 kg वो 10 को दे देगा। बट कहने का मतलब क्या है कि अगर 50 kg राइस है और 100 लोग पहुंच जाए लेने के लिए, तब वो क्या करेगा? तब वो उसी 50 kg राइस को जस्ट 4th टाइम्स प्राइस पे सोल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि जो 4th टाइम प्राइस देने के लिए या जो अफोर्ड कर सकते हैं वही ले पाएंगे, बाकी लोग लौट जाएंगे। तो इससे ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके पास सामान कम है और वो अपने सामान को हाई प्राइस पे बेच भी देगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके पीछे जो एक कारण था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, उसके पीछे गवर्नमेंट का एक रोल ये भी था। गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड आइटम्स नहीं थे, जिसके कारण उसने फूड आइटम्स के प्राइस को हाइक कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये काउस था सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक काउस। नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल काउजेस हैं, इंटेलेक्चुअल काउज में कुछ फिलोसोफर एंड थियोलॉजिस्ट का राय दिया हुआ है, उनका कुछ थेसिस है। तो ये हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउज को अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।